नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। केंद्र सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। योजना की पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों की 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण के लिए 500 से ज्यादा पैक्स की पहचान की गई है और दिसंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना के तहत 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से कुल 73,492 पैक्स को मंजूरी दी गई है। वहीं 59,920 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना के तहत कर्नाटक से 5,628 पैक्स को मंजूरी दी गई है। ये जानकारी सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 15 फरवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत के बाद से 30 जून 2025 तक देश भर में कुल 22,933 नई मल्टीपर्पज पैक्स डेयरी और फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर की जा चुकी हैं, जिनमें 5,937 एमपैक्स शामिल हैं। पैक्स को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से 2,925 करोड़ रुपए के खर्च के साथ पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य ईआरपी पर बेस्ड राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर को मजबूत करना और इन पैक्स को नाबार्ड से जोड़ना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में बताया कि पिछले 3 वर्षों में भारत का सूती वस्त्रों का कुल एक्सपोर्ट 35.642 अरब डॉलर को पार कर गया है। इसमें सूती धागा, सूती कपड़े, मेडअप, दूसरे कपड़े, धागा, फैब्रिक, मेडअप और कच्चा कपास शामिल है। इस सवाल का जवाब दिया वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की मजबूती को प्रदर्शित करने, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति, नवाचारों पर प्रकाश डालने और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम यानी भारत टेक्स 2025 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों, संघों को सहयोग दिया है। निफ्ट ने ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिनलैंड सहित 14 से अधिक देशों के 22 से अधिक संस्थानों के साथ औपचारिक सहयोग स्थापित किया है। ये सहयोग समझौता ज्ञापनों के माध्यम से किए गए हैं, जो छात्र और संकाय एक्सचेंज, संयुक्त अनुसंधान पहल, दोहरी डिग्री और ट्रेनिंग कार्यक्रमों, सहयोगात्मक पाठ्यक्रम विकास और वैश्विक शैक्षणिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। इन विशिष्ट सहयोगों में FIT न्यूयॉर्क, UAL UK, ENSAIT फ्रांस और बुंका जापान जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी शामिल है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 100 से अधिक निफ्ट छात्रों और कई संकाय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसमें वैश्विक साझेदार संस्थानों की पारस्परिक भागीदारी भी शामिल है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और नॉलेज ट्रांसफर को सक्षम बनाकर वैश्विक वस्त्र और फैशन क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। ये सहयोग छात्रों और संकाय सदस्यों को वैश्विक डिजाइन संवेदनशीलता, तकनीकी प्रगति और उभरते रुझानों से परिचित कराते हैं। पाठ्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर ये सहयोग भारतीय स्नातकों को वैश्विक बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वस्त्र और फैशन में रचनात्मक और तकनीकी विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करते हैं। निफ्ट फैशन और वस्त्र शिक्षा में सस्टेनेबल और नवीन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है। कई सहयोग SME आधारित इकोसिस्टम के लिए विशेष प्रासंगिकता के साथ सतत डिजाइन रणनीति, नैतिक उत्पादन, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल और वस्त्र प्रणालियों पर केंद्रित है। अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से निफ्ट ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क को शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान पहलों में एकीकृत करना शुरू कर दिया है। जैसे सस्टेनेबल फैशन और वस्त्रों पर संयुक्त मॉड्यूल विकसित करने के लिए FIT न्यूयॉर्क और UAL UK जैसे संस्थानों के साथ चल रही सहभागिता और UAL UK में FTTI के साथ एक सहयोगात्मक पहल का सेमेस्टर एक्सचेंज, जो सर्कुलरिटी, जिम्मेदार फैशन और सांस्कृतिक स्थिरता पर केंद्रित है। सस्टेनेबल वस्त्र और जलवायु अनुकूल फैशन पद्धति पर वैश्विक मंचों में संकाय की भागीदारी, डिजाइन परियोजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सस्टेनेबिलिटी पर प्रकाश डालने वाले एक्सचेंज कार्यक्रमों में छात्रों की भागीदारी। भारत के हाउसिंग सेक्टर में प्रीमियम संपत्तियों की ओर एक मजबूत रुझान देखने को मिल रहा है। 2025 की पहली छमाही में
कुल आवासीय यूनिट्स की बिक्री का 62% 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों से दर्ज किया गया। JLL द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार ये पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 51% ज्यादा है, जो कि एक शानदार बढ़ोतरी है। ये इस बात का भी संकेत है कि लोग महंगे घर खरीदना पसंद करने लगे हैं। 3 से 5 करोड़ रुपए की रेंज वाले घरों की मांग में 14% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों में 2024 की पहली छमाही की तुलना में 8% की वृद्धि देखी गई। इसमें बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और दिल्ली NCR सबसे आगे रहे। इन सभी शहरों ने 10,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की मांग में 2025 के पहले 3 महीने की तुलना में 42% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 3 से 5 करोड़ रुपए की कैटेगरी वाले घरों में 28% की वृद्धि हुई। भारत का स्मार्टफोन बाजार अप्रैल से जून की अवधि में 7% की सालाना वृद्धि के साथ 3 करोड़ 90 लाख यूनिट्स पर पहुंच गया है। इसकी वजह इन्वेंट्री की चुनौतियों में कमी और विक्रेताओं का नए सिरे से सक्रिय होना है। कैनालिस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से दूसरे क्वार्टर में नए लॉन्च के कारण हुई, जबकि पहले क्वार्टर में इन्वेंट्री के उच्च स्तर के कारण विक्रेताओं ने नए लॉन्च करने में देरी की थी। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 2025 की दूसरी तिमाही में एप्पल 6ठे स्थान पर रहा है। आईफोन 16 सीरीज ने इसके कुल शिपमेंट में 55% से ज्यादा का योगदान दिया, जबकि आईफोन 15 और 13 की मांग भी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून में वीवो 81 लाख यूनिट्स की शिपमेंट और 21% बाजार हिस्सेदारी के साथ स्मार्टफोन सेगमेंट में सबसे आगे रहा। सैमसंग 62 लाख यूनिट्स और 16% बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। ओप्पो ने 50 लाख मोबाइल बेचे और तीसरे स्थान पर रहा, जबकि Xiaomi ने 50 लाख मोबाइल की शिपिंग की है। रियलमी 36 लाख मोबाइल फोन बेचने के साथ ही शीर्ष 5 में शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मार्च 2025 तक 14 सेक्टर्स में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। इसके कारण 16.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादन और बिक्री हुआ। इससे 12 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके भी पैदा हुए। इस सवाल का जवाब दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश के विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI स्कीम की घोषणा की गई है। ये 14 क्षेत्र हैं: मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री, मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल औषधियां, विशेष इमारत, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स, AC और LED, खाद्य सामग्री, वस्त्र उत्पाद, MMF श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी, ड्रोन और ड्रोन घटक। PLI स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना, विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना और भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग 5 वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है। PLI स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों को राष्ट्रीय लक्ष्यों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है, ताकि उनकी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। PLI स्कीम के अंतर्गत चिन्हित सभी अनुमोदित क्षेत्र उन प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर फोकस करने के व्यापक मानदंडों का अनुसरण करते हैं जहां भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार, निर्यात और समग्र आर्थिक लाभ को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इन क्षेत्रों को नीति आयोग द्वारा जांच और संबंधित मंत्रालयों, विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया। अब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PLI योजनाओं के अंतर्गत किसी भी नए क्षेत्र को जोड़ने के लिए किसी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार 14 क्षेत्रों में PLI स्कीमों के तहत 806 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये स्कीमें संपूर्ण भारत में लागू हुए। निवेश स्थल का चयन आवेदकों के विवेक पर निर्भर करता है। संबंधित मंत्रालय, विभाग अपने अपने क्षेत्रों के लिए संबंधित कार्य योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों और नीतियों के माध्यम से देश भर में कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल करती हैं, जबकि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्वयं की स्कीमें हैं।
मार्च 2025 तक 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिमान उत्पादन बिक्री हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सृजित किए गए हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि बैंकों में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी घट रही है और ग्राहकों को अंतहीन टेम्पलेट, ईमेल और हेल्पलाइन लूप से जूझना पड़ रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने स्पष्ट किया कि अगर बैंकर्स को बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो इन मुद्दों का समाधान करना जरूरी है। स्वामीनाथन ने देश के बैंकर्स में सहानुभूति की कमी पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि जहां धोखाधड़ी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर ग्राहकों की शिकायतें बढ़ रही हैं, ऐसे हालत में बैंकर्स में सहानुभूति की कमी अच्छी बात नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को एटीएम पिन से जुड़ी समस्याओं, ग्रामीण क्षेत्र के उधार लेने वालों को ऑनलाइन ऋण चुकाने में आने वाली चुनौतियों या यूपीआई भुगतान को लेकर छोटे बिजनेसमैन की चिंताओं जैसे उदाहरणों का जिक्र करते हुए स्वामीनाथन ने कहा कि ये केवल सेवा की रिक्वेस्ट्स नहीं है, बल्कि समय और धैर्य देकर और प्रोफेशनलिज्म के साथ विश्वास अर्जित करने के अवसर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसे वे इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता भी बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इस समझौते के तहत अब जापान से आयात पर लागू होने वाले टैरिफ को 25% घटाकर 15% कर दिया गया है। ट्रंप का दावा है कि जापान इस सौदे के जरिए अमेरिका में कुल 550 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें से 90% लाभ सीधे अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता अमेरिकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी फायदा देगा, क्योंकि जापान इन सेक्टर्स में भी अपने बाजार को फायदा देगा। ट्रंप के अनुसार अमेरिका जापान के बीच ऑटो और ऑटो पार्ट्स के व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये बेहद जरूरी था, क्योंकि कुल व्यापार घाटे का लगभग 80% हिस्सा इन दोनों से ही जुड़ा था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है और रूस से तेल खरीदने के मामले में वो अपने हितों की रक्षा करेगा। विक्रम मिस्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम वही करेंगे जो हमारे 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। We have been very clear that insofar as energy security is concerned, it is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India, and we will do what we need to do with regard to that. On energy related issues itself also, as we have said previously, it is important not to have double standards and to have a clear-eyed perception of what the global situation is insofar as the broader energy market is concerned, and where the providers of energy goods are located and where they're going to come from, and who needs energy at what point in time. I think these matters are not appreciated sufficiently. We do understand that there is an important and a serious security issue that is confronting Europe, but the rest of the world is also there and is also dealing with issues that are existential for the rest of the world. And I think it's important to keep balance and perspective when talking about these issues. आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली की एक ट्रिब्यूनल ने दोषी करार दिया है। चंदा पर वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव करने के एवज में ये रिश्वत लेने का आरोप था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोचर ने बैंक में अपने पद का दुरुपयोग किया और डिस्क्लोजर नॉर्म्स का उल्लंघन किया। इस मामले की जांच करते हुए ईडी ने उन पर यह आरोप लगाया था। मामले की शुरुआत 2016 में हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन को दिए गए लोन के जरिए चंदा और दीपक कोचर ने फ्रॉड किया। ये लोन बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गए। इस मामले में इन दोनों के खिलाफ सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू की। इसमें साल 2012 में वीडियोकॉन को दिया 3,250 करोड़ रुपए का लोन शामिल है।
आरोपों के अनुसार वीडियोकॉन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने वीडियोकॉन को लोन मिलने के बाद करोड़ों रुपए का निवेश किया था। 2020 में दीपक को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 2022 में सीबीआई ने चंदा और दीपक को गिरफ्तार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2023 में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए जमानत दे दी थी। अब मौजूदा फैसले से चंदा कोचर के खिलाफ जांच और सख्त हो सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।